बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में व्यापारिक संनियम में अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हम अब देखेंगे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता क्या है, यानी कौन पक्षकार अनुबंध कर सकता है और कौन नहीं, ये अनुबंध की क्षमता में आएगा। सबसे पहले हम देखें कि अनुबंध करने की क्षमता, जो इसकी जो डेफिनेशन की हम चर्चा करें, परिभाषा जो देखी थी, तो आपने धारा 10 के जो परिभाषा जो अनुबंध परिवर्तित कराने के संबंध में थी, उसमें अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और पक्षकारों अनुबंध करने की क्षमता एक अनुबंध का महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। अनुबंध करने की क्षमता किस में होती है, ये धारा 11 से ज़्यादा स्पष्ट होगा, जिसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम जो उस पर लागू होता है के अनुसार वयस्क आयु का है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, तथा वे किसी राजनियम जो उस पर लागू होता है के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। ये धारा 11 के अंतर्गत परिभाषा में लिखा गया है। धारा 11 की इस परिभाषा से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो वे लोग जो अनुबंध नहीं कर सकते हैं वो स्पष्ट रूप से किए गए हैं। पहला है, जो व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं उसमें पहला है जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात वयस्क हो। दूसरा, जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो। और तीसरा, वह किसी देश या राजनियम के अधीन अनुबंध करने की अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यानी ये तीनों प्रकार के व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं। इसको अपन इस रूप में भी कह सकते हैं कि एक अवयस्क व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, एक अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, और एक व्यक्ति जिसे देश की किसी अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध करने की अयोग्य घोषित कर दिया गया, जैसे दिवालिया है या किसी व्यक्ति की ऐसी पोजीशन है जिसको न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सकता, जैसे राजदूत, राष्ट्रपति, इनके साथ ये लोग अनुबंध नहीं कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक देश का कानून या राजनियम ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की योग्य है। यदि कोई व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता के न होने के आधार पर अनुबंध के दायित्व से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं को ही अपनी अयोग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, अन्यथा उसी व्यक्ति को अनुबंध करने योग्य ही माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ है, अर्थात वो ये कहता है कि मैं इन 3 श्रेणियों में आता हूँ, यानी मेरा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं था, या मैं व्यस्तता की आयु प्राप्त नहीं की है, या मैं किसी राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित किया गया, जैसे दिवालिया घोषित किया गया, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि तीनों अयोग्यता मुझमें, तीनों में से कोई योग्यता होने के कारण मैं वो अनुबंध नहीं कर सकता था, इसलिए इस अनुबंध को निरस्त किया जाए तो ही उसकी बात मानी जाएगी, अन्यथा राजनियम के अनुसार हर व्यक्ति अनुबंध करने की योग्य माना जाता है। अब हम इनको विस्तार से चर्चा करें कि इनमें 3 परिस्थितियां हैं। एक तो हो गया अवयस्क व्यक्ति, एक हो गया स्वस्थ मस्तिष्क का, और एक हो गया अपनी स्थिति के अनुसार जो अयोग्य किसी नियम के या किसी कानून के तहत अनुबंध करने की अयोग्य घोषित किया गया है। तो हम सबसे पहले अवयस्क का अध्ययन करते हैं, जिसको कहते हैं माइनर। माइनर के संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम देखेंगे। देखिए, आप सब लोग को मालूम है, सब लोग जानते हैं कि अवयस्क कौन होता है। भारतीय व्यस्तता अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है सामान्यतः व्यवस्था की आयु, जो कि आप सबको पता है 18 वर्ष है, और एक यदि संरक्षण की दशा में व्यवस्था की आयु देखी जाए, मान लो अव्यवस्था की आयु काल में ही उसके स्वयं की अथवा उसकी संपत्ति की देखरेख के लिए या सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो यानी कोर्ट ऑफ वार्ड्स
ने उनकी संपत्ति अपनी देख रेख में ले ली है तो ऐसी अव्यवस्था तभी वयस्क होगा जब वह 21 वर्ष पूरे कर ले। तो दो परिस्थिति होगी, वयस्क कौन हो गया, जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हो, या संरक्षता की स्थिति है तो 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो। इन दोनों अवधि को वयस्क की अवधि माना गया है। इससे नीचे की अगर कोई उम्र है, एज का कोई पक्षकार है, तो उसे अवयस्क की श्रेणी में माना जाएगा। इस नियम को क्यों बनाया गया है, इसके सिद्धांत के पीछे जो बात है वो अपन चर्चा करें तो सामान्यतः कानून अवयस्क को संरक्षण प्रदान करता है तथा अनुभवी व्यक्तियों को उनकी अनुभवहीनता का लाभ उठाने से रोकता है। कहने का मतलब कानून ये मानता है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति पर्याप्त नहीं होती है और वह अपने हितों में पड़ने वाले प्रभावों को ज़्यादा नहीं समझ पाता है। इसलिए कानून उसे संरक्षण देने के लिए कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र में वह अनुबंध करने के अयोग्य होता है, उसके साथ कोई अनुबंध नहीं किया जाना चाहिए और उसे संपत्तियों को सुरक्षा देने के लिए या भूल लापरवाहियों को क्षमा करने के लिए जो है उनको उस कानून संरक्षण देता है। तो ये एक सिद्धांत है जिसकी वजह से अवयस्क को अनुबंध करने के अयोग्य माना गया है। इसके संबंध में कुछ व्यवस्था के नियम या ठहराव की व्यवस्था या इसकी प्रकृति जो है वो क्या क्या है अव्यवस्था के संबंध में। एक तो पहला तो है कि अवयस्क के साथ किया गया कोई भी अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है, किसी भी रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जाए, कभी भी वह अनुबंध नहीं बनेगा। दूसरा, यदि अनुबंध का पक्षकार यानी वचन ग्रहीता की स्थिति उसकी है, या क्यों कहिए कि अवयस्क हितकारी स्थिति में है और उसने अपना पक्ष या अपनी तरफ से कोई जो हिस्सा है या वचन पूरा कर दिया है, तो वह दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उस अनुबंध को पूरा करने के लिए न्यायालय में बात प्रस्तुत कर सकता है और उसे उस अनुबंध को पूरा किया जा सकता है यदि उसने अपनी तरफ से अपना प्रतिफल दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्षकार से वह वचन को पूरा करवा सकता है और अनुबंध को पूर्ण करवा सकता है। इसके अलावा देखिए, प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति का क्या मतलब है। प्रत्यास्थापना का मतलब यह है कि उस अनुबंध को करने से पूर्व की स्थिति में दोनों पक्षकारों को लौटाना। इसमें क्या है, क्या परिस्थिति है, इसमें दो प्रावधान है। तो स्वयं अवयस्क द्वारा व्यर्थ घोषित करने की प्रार्थना करने में, कहने का मतलब है कि अवयस्क स्वयं यदि किसी ठहराव को व्यर्थ घोषित करने की न्यायालय में प्रार्थना करता है तो न्यायालय उसे उस ठहराव के अंतर्गत दूसरे पक्षकार से प्राप्त हुए सभी लाभ या प्रतिफल जो उसने लिए हैं वो लौटाने के लिए कह सकता है। साथ ही दूसरा पक्षकार को हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए भी कह सकता है। यदि अवयस्क ये कहता है कि मैं अवयस्क था और अनुबंध बाद में निरस्त करना चाहता है तो पहले जो भी उसने आपस में लेन देन किया वो वापस करेंगे। दूसरे पक्षकार की प्रार्थना का विरोध करने पर, यदि कभी कभी क्या होता है, ठहराव का दूसरा पक्षकार अवयस्क के साथ हुए ठहराव को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय को आवेदन करता है, वो कहता है कि इसको पूरा किया जाए और अवयस्क कहता है कि नहीं, मैं अवयस्क था इसलिए इसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में न्यायालय अवयस्क को कह सकता है कि वह दूसरे पक्षकार से ठहराव के अधीन जो उसे लाभ प्राप्त हुआ है या जो प्रतिफल है वो उस सीमा तक उसे लौटा दे जितनी सीमा तक उसे उसका प्रॉफिट मिला है या लाभ प्राप्त हुआ है। अब न्यायालय, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, न्यायालय कह सकता है, इसका मतलब यहाँ पर ये है, ये शब्द ये प्रकट करता है कि ये न्यायालय की विवेकाधीन अधिकार है कि वह प्रत्यास्थापना के लिए कह भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में लागू हुआ था। उनके लागू होने के पूर्व जो है प्रत्यास्थापना के संबंध में न्यायालय एकमत नहीं थे, लेकिन ये अधिनियम जब से चालू हुआ तब से इस अधिनियम के अनुसार ही न्यायालय निर्णय देते हैं। स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंतर्गत मामले की परिस्थिति के अनुसार सामान्यतः प्रत्यास्थापना का आदेश प्रसारित करते हैं। इसके अलावा है पुष्टिकरण या अनुसमर्थन, यानी वयस्क के साथ किया गया अनुबंध व्यस्तता होने पर किसी भी स्थिति में
उसका पुष्टिकरण भी नहीं किया सकता। यानी अव्यवस्था काल में कोई ठहराव है, उसका बाद में पुष्टिकरण करना चाहता है तो नहीं होगा, क्योंकि अव्यवस्था के साथ किए गए पूर्ण अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, और व्यर्थ अनुबंध का कभी भी पुष्टिकरण या अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यस्त के साथ किए गए अनुबंध का बाद में जो है वो पुष्टिकरण भी नहीं हो सकती है। एक होता अवरोध का सिद्धांत। अवरोध सिद्धांत के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा कोई वो प्रकट करता है जो वास्तव में नहीं है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरता है। ये तो अवरोध के सिद्धांत में लिखा है, लेकिन अवैस के साथ ये लागू नहीं होता है, क्योंकि अवैस के यदि जानबूझकर झूठ मूठ भी अपने आप को व्यस्त बताता है तो भी वह व्यस्त नहीं बन सकता है, और उसके साथ किए गए सभी प्रकार के अनुबंध व्यर्थ होंगे, चाहे उसने जानबूझकर ही किया हो। ऐसी स्थिति में भी न्यायालय उसकी ही वकालत करता है, इसलिए गतिरोध का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होगा। एक होता है विशिष्ट निष्पादन नहीं, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। विशिष्ट निष्पादन का अभिप्राय है कि अनुबंध को अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूर्ण करना। जब अनुबंध हुआ ही नहीं तो विशिष्ट निष्पादन भी नहीं हो सकता। अवैस के साथ किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ है, इसलिए विशिष्ट निष्पादन की बात ही नहीं होगी, और ये भी इस पर लागू नहीं होगा। यदि अवैस्क के संरक्षक द्वारा वयस्क के हितों के लिए कोई अनुबंध किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस अनुबंध को अवैस्क के प्रति विरुद्ध परिवर्तित कराया जा सकता है। यदि संरक्षक ने जो अनुबंध किया गया उसमें कुछ बातें लागू होती हैं, जैसे संरक्षक जो है अनुबंध करने की क्षमता रखता हो, और वह अपनी जो शक्ति यानी जो उसको पावर दी गई है जो कार्य करने का उसी के तहत किया हो, और जो भी अनुबंध उसने किया है अवैस के लिए वह अवैस की हित के लिए किया हो और जो ज़रूरी था। और इसमें ये ध्यान रखने की है कि अवैस का संरक्षक जो है अवैस के लिए किसी भी अचल संपत्ति के खरीदने का अनुबंध कभी नहीं कर सकता है। हाँ, अवैस के हित के लिए जरूरी होने पर न्यायालय से अनुमति लेकर के उसकी संपत्ति का विक्रय अवश्य कर सकता है, खरीद नहीं सकता। तो ये स्थिति इसमें है। अवैस के द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध के लिए उसकी माता पिता उत्तरदायी नहीं होते हैं। अवैस कभी किसी का एजेंट नहीं बन सकता, क्योंकि एजेंट और उनका अनुबंध जो है वो एजेंसी के अंतर्गत एक व्यस्त द्वारा किया जाता है, लेकिन जो है दूसरे व्यक्ति का एजेंट जो है, यानी एजेंट जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को अवैस्क जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट नहीं बना सकता है, क्योंकि एजेंट बनाने के लिए अनुबंध की आवश्यकता होती है और वो कर नहीं सकता। लेकिन अवैस स्वयं किसी दूसरे का एजेंट बन सकता है, क्योंकि एजेंसी के अंतर्गत एजेंट कोई व्यक्ति बनता है तो एजेंट के कार्यों के लिए मूल स्वामी जिम्मेदार होता है, इसलिए अवैस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिए अवैस को एजेंट के रूप में बनाया जा सकता है, वो बन सकता है। अवैस साझेदार नहीं बन सकता, क्योंकि साझेदार का जन्म अनुबंध से होता है और वो अनुबंध नहीं कर सकता। इसी तरह अवैस के लिए प्रतिभूति, अवैस के लिए कोई व्यक्ति गारंटी दे सकता है, किंतु गारंटी देने वाला व्यक्ति ऋणदाता के प्रति बुरा वचन करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, अवैस जिम्मेदार नहीं होगा। यानी अवैस को किसी रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अवैस अंशधारी भी नहीं बन सकता, लेकिन यदि फुल्ली पेड अप शेयर अंशधारी को अवैस को जारी किए जाते हैं तो वो ऐसा हो सकता है। यानी किसी मान लो पार्टली पेड अप कोई शेयर है तो वह अवैस उसका अंशधारी नहीं बन सकता, क्योंकि बकाया राशि के लिए फिर वो जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए उसे फुल्ली पेड अप शेयर जारी किए जा सकते हैं, दूसरे शेयर नहीं। इसी तरीके से अवैस पट्टेदारी या अन्य व्यवसाय भी नहीं कर सकता। वो संरक्षण के माध्यम से कोई संपत्ति पट्टे पे ले सकता है और उससे कोई व्यवसाय हो सकता है जिसे अवैस का दायित्व उत्पन्न नहीं हो। मतलब कहने का बोला है कि अवैस पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होना चाहिए, फिर वो पट्टेदारी अन्य व्यवसाय भी कर सकता है। अवैस संयुक्त वचनदाता भी हो सकता है, क्योंकि संयुक्त वचनदाता में अगर वचनों को पूरा करने का वक्त आता है अवैस नहीं करता है तो बाकी जो वचनदाता है वो स्वयं जिम्मेदार होंगे, अवैस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी तरह से अवैस को दिवालिया घोषित अधिनियम के अंतर्गत दिवालिया घोषित नहीं किया जाता है।
अवैस जो है वो विनिमय साध्य विलेख पत्र, चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र लिख भी सकता है, ट्रांस भी कर सकता है और नेगोशिएशन भी कर सकता है। लेकिन यदि उनका डिसऑनर होता है, यानी वो यदि अप्रतिष्ठित होते हैं, तो अवैस का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उनको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अपराध के लिए अवैस को किसी व्यवसायिक जो अपराधपूर्ण कार्य है, अनुबंध के अंतर्गत अपराधपूर्ण कोई कार्य किए हैं तो अवैस उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन यदि किसी को उसने सिविल जो है व्यक्ति के प्रति कोई हानि पहुंचाई है, तो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत यदि उसने कोई अपराध किया है तो उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा, यहाँ पर उसका बचाव नहीं होगा। इसी तरह के अवैस विवाह का अनुबंध भी नहीं कर सकता। अवैस नौकरी का अनुबंध किया जाता है तो वो भी व्यर्थ माना जाएगा। अवैस अनुबंध जो बंधक है, अवैस अपनी संपत्ति बंधक रखने का जो अनुबंध है वह भी व्यर्थ होगा, किंतु वह अपने पास दूसरे की संपत्ति रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में वह अपना प्रतिफल चुका देता है, यानी कुछ देता है तभी उसके पास बंधक आती है, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अपनी संपत्ति दूसरे के पास बंधक रखेगा तो वह अनुबंध भी व्यर्थ हो जाएगा। आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में दायित्व, यदि कोई व्यक्ति किसी अवैस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन के लिए अवैस के बाध्य है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी उम्र 18 से कम है और उसके पास अपने छोटे भाई बहनों की या कोई और प्रकार की जिम्मेदारी है जो उसको पूरी करनी है, अनुबंध वह कर नहीं सकता। इसलिए कोई तृतीय पक्षकार यदि इस मामले में अवैस की कोई मदद करता है और उसकी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए कोई धन उधार देता है या कुछ व्यय करता है, तो वह तृतीय पक्षकार अवैस के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर सकता। लेकिन यदि अवैस के पास कोई संपत्ति उपलब्ध है तो वह अपनी जो हिस्सा है वो खर्च की गई राशि उसकी संपत्ति से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं, ये सब उस मामले की परिस्थिति के अनुसार देखा जाएगा कि क्या क्या आवश्यकताएं उसने पूरी की हैं। जैसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, या सामाजिक परंपराओं को पूरा करने के लिए मिनिमम क्या आवश्यकता हो सकती हैं, ये सब उस परिस्थितियों में देखी जाएंगी कि कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति तृतीय पक्षकार ने की, उसी हिसाब से न्यायालय जो है निर्णय देता है। तो ये है अवैस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आगे बढ़ेंगे, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन होता है और उसके संबंध में क्या वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे।